हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 मैथमेटिक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सो यूक्लिड एक व्यक्ति थे, उनके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं ज्योमेट्री का। वैसे हम लोगों ने कई बार इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, लेकिन आज क्योंकि ये चैप्टर है तो थोड़ा सा जो है सिस्टमैटिक वे से डिस्कस करेंगे। सो जियोमेट्री का मतलब होता है, अगर हम देखें तो ये बना हुआ है जियो शब्द से। जियो मतलब अर्थ, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स अर्थ को मेजर करना, यानी बेसिकली लैंड सरफेस को मेजर करना। लैंड सरफेस को मेजर करना। एक मैथमेटिक्स में एक आप पॉइंट समझ लो बहुत अच्छे से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे आप मैथमेटिक्स में किसी एक पॉइंट ए पे हो और आपको किसी पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ए से बी पे पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं? हाउ मेनी वेज? क्या ये एक तरीका है? यस। क्या ये एक तरीका है? यस। तो ऐसे करके आप कह सकते हो देयर इज इनफाइनाइट वेज टू रीच। आपको ए से बी पे पहुंचना है, इनफाइनाइट तरीके हैं पहुंचने। इसीलिए इसी तरीके से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना, मैथमेटिक्स जैसे इशू को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशन के मेथड मल्टीपल हो सकते हैं। दैट इज द रीजन कई सारे आपको ऐसे ऐसे टीचर्स भी मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो नए नए मेथड इवॉल्व करके लेके आते हैं। अच्छा, ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। बट वो अपनी जगह मैथमेटिक्स को सॉल्व करना। ह्यूमन माइंड का पर्पस क्या होता है कि इनमें से उस ऑप्टिमम वे को पिक करना, ताकि आपका पर्पस यहीं पे नहीं अटका रहे, ए से बी तक पहुंचना ही। योर एक सर्टेन काइंड ऑफ पर्पस ये होना चाहिए कि आपको बी के आगे फिर सी पे जाना है। तो इन सारे मेथड में उनमें से कौन सा ऑप्टिमम है उसको पिक करना और आगे बढ़ना, ये माइंडसेट लेके आता है आपको किसमें? रिसर्च में। अगर मान लो आप ए से बी पे जा रहे हो, आपके पास कोई एक ऑप्टिमम बेहतर मेथड नहीं है, आपने एक नया मेथड इवॉल्व किया और वो पहले से इवॉल्व मेथड से बेहतर है, ऑब्वियसली बात है इट्स अ ग्रेट ब्रेक थ्रू। बट अगेन आपको यहीं पे नहीं अटकना रहता है, आगे भी बढ़ना रहता है। सो जो आगे बढ़ने वाला मेथड होता है, दैट्स व्हाट द सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी। में कई बार ये चीज बोला हूं, सब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडी, नॉट ऑब्जेक्टिव। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इजी वे से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। कोई इंटीग्रल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी वे से सॉल्व करना। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें जो है अपना रिसर्च वाला माइंडसेट डेवलप करना है। तो उसमें आपको इस अप्रोच से जाना है कि वो सॉल्व जब हो रहा है तो उसका विजुअलाइजेशन क्या है, उन सब चीजों पे फोकस करके। तो क्योंकि ये हर एक कि किसी भी एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के क्योंकि मल्टीपल वेज थे, तो ऐसे ही जब लैंड सरफेस को मेजर करना था, एंशिएंट टाइम में अलग अलग सिविलाइजेशन ने, डिफरेंट सिविलाइजेशन ने अलग अलग तरीके से इसको इवॉल्व किया। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। अगर आपको एक सिंपल वे से देखा जाए, ह्यूमन सिविलाइजेशन को इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो पहले जो लोग हुआ करते थे वो ज्यादातर हंटर गैदरर्स होते थे। हंटर गैदरर्स मींस चीजों को वो जाएंगे, कलेक्ट करेंगे, हंट करेंगे, आई मीन जानवरों को मारेंगे, उसको खाएंगे, अपना लाइफ ऐसे चलता था उनका। जब धीरे धीरे सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ, दे स्टार्ट टू डू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कारण जो है लाइफ इनका सेटलमेंट वाला, मतलब सेटल्ड लाइफ हो गया। लाइफ सेटलमेंट होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है फिर इनके जीवन का, वो था लैंड।
अब लैंड है तो फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शेयर करेंगे, ये सारी चीजें प्रॉब्लम इवॉल्व होने लगा। जैसे एग्जांपल के लिए इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट में एक रिवर है नाइल रिवर, मैप के हिसाब से ऊपर से नीचे नहीं फ्लो होता है, बस मैं एक फीलिंग देने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज नाइल जो है इधर से उधर जाता है। तो नाइल रिवर है, नाइल रिवर हर साल फ्लड लेके आता था। तो फ्लड मतलब फ्लड लाने के कारण जो आसपास के एरियाज के एग्रीकल्चरल एरियाज थे, मान लो ये एग्रीकल्चरल एरिया है ना, और ये दो लैंड के बीच में बाउंड्री है। अब फ्लड कभी इतना हो जाता था, फ्लड होने के कारण ये जो लैंड बाउंड्री है वो वास्ट आउट हो गया, है ना। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट होता था कि मान लो ये पर्सन एक्स है, ये पर्सन वाई, ये बहुत डिफिकल्ट होता था वापस से बाउंड्री को रीड्रॉ करना। रीड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल था। दैट इज द रीजन फिर इस तरीके से इवॉल्व हुआ, कंसेप्ट डेवलप हुआ जहां पे हम लेंथ को मेजर कर सके, एरियाज को मेजर कर सके, और इतना ही नहीं, हम इस सिचुएशन में भी आए कि वॉल्यूम को मेजर कर सके। सी लेंथ का मतलब सिंपल, ये मान लो एक लेंथ है, इसको मेजर करना है, कहां, यहां से यहां कितना दूरी है। एरिया का मतलब मान लो ऐसे 4 लेंथ है, तो मैं इस अंदर वाले की बात कर रहा हूं, ये कितना, अगर इसको मैं मेजर करूं तो ये कितना, तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही वॉल्यूम, जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसा है ना, अब ये वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर जो पूरा का पूरा स्पेस है, पूरा ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा है वॉल्यूम। अगर इसका अगर आप एप्लीकेशन देखोगे तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जैसे आप मान लो अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर को कलेक्ट करने के लिए कहीं ग्रेनरी बनाना पड़ेगा इनको, ग्रेनरी यहां पे भरने के लिए, तो इसका मेजरमेंट इन सब चीजों की मदद से। इसके अलावा इजिप्ट एरिया में बहुत ही फेमस चीज है पिरामिड, आपने शायद सुना ही होगा पिरामिड। अब पिरामिड कितने तरीके के हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रायंगल शेप वाला ही पिरामिड होगा, पिरामिड जो है और भी हो सकते हैं, 4 सरफेस वाला भी हो सकता है। बस खास बात ये रहेगा ऊपर जाके ये सारे के सारे पॉइंट्स इनके एक ही जगह मर्ज करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको ये भी मेथड पता था कि अगर ऊपर से इसको कट कर दिया जाए तो इसके वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो धीरे धीरे इवॉल्व होके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जियोमेट्री इवॉल्व हो रहा था, जियोमेट्री इवॉल्व हो रहा था। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ कंपैरिजन, ये क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हर जगह का अलग अलग मेथड था चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये सारी चीजें चल रहा था। ऐसे ही हमारे अगर एंशिएंट कल्चर में देखें, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें अगर, मींस हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये फिगर आउट करना कि जो पहले के लोग थे हमारे एंसेस्टर्स, क्या वो इसके बारे में अवेयर थे। तो आंसर मिलता है, जो एविडेंस देखते हैं उससे हमें मिलता है कि हाँ भाई अवेयर थे। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इंडस रिवर आपको पता होगा, है ना, सिंधु नदी, सिंधु नदी के वैली में जो लोग बसे थे, वहां पे घर वर जो मिला उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सारा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है। अब जैसे इनके 2 मेजर सिटीज थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, एक हड़प्पा, एक था मोहनजोदारो। अब इसमें यही था कि क्या इनको पता था, जियोमेट्री का कोई आइडिया था, तो आंसर इज यस, बिकॉज जब हम देखते हैं इनके घर, मतलब कि रोड का पैटर्न अगर बात करें
जहां पे इनके घर बने हुए थे, उनके रोड का पैटर्न देखते थे, तो वी फाउंड दैट ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मीन्स सिस्टमैटिक, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म्ड रोड के लिए, उनके आसपास में घर बना हुआ है। एक सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम हमने पाया, ड्रेनेज सिस्टम हमने पाया। हमने 2 स्टोरीज या 3 स्टोरीज बिल्डिंग मिला, 2 और 3 स्टोरीज बिल्डिंग, स्टोरीज बिल्डिंग्स ये मिला। और इतना ही नहीं, हमारे इंडिया में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद के कल्चर को देखते हैं, जिसको बोलते हैं वैदिक पीरियड। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि लगभग 3000 साल पहले, 3000 से भी ज्यादा यार, 3000 BCE यानी कि 5000 साल पहले, 5000 मिनिमम, इससे ऊपर ही होगा, 5000 ईयर पहले। एविडेंस में तो ये भी पाया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन समवेयर अराउंड 10,000 ईयर्स पहले था। तो हम लोग उस एविडेंस को देख के ये तो कह सकते हैं ना, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट द जियोमेट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वैदिक कल्चर आता है, वैदिक कल्चर की जब हम बात करते हैं, वैदिक कल्चर यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले, 3000 से 3500 ईयर्स एगो, इस समय की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास एक सुलभा सूत्र था, सुलभा सूत्र। इसमें जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, इंस्ट्रक्शन अबाउट कि कैसे अल्टर्स बनाना है। अल्टर्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो यज्ञ कुंड होते हैं, कैसे बनाना है। उसका रीजन भी आप समझो, यज्ञ क्यों बनाना है। व्हाट दे फील कि जैसे ह्यूमन होता है, इंसान, ह्यूमन को अगर पूरे एंटायर यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट करना है, तो उसका एक ही मेथड है बीच में जो दोनों को कनेक्ट कराएगा, वो है फायर। फायर के थ्रू जो है यूनिवर्स, दैट इज द रीजन इस टाइम पे यज्ञ वगैरह का कल्चर बहुत ज्यादा था। इसके अलावा इसी अल्टर्स, क्योंकि जैसे अलग अलग मेथड, अलग अलग टाइप्स के अल्टर्स बनाए जाते थे। एग्जांपल के लिए मान लो हाउस होल्ड, घर में किसी को यज्ञ वगैरह कराना हो, तो उसका जो अल्टर होगा या तो स्क्वायर हो सकता है और या फिर सर्कल। बाकी सारे स्ट्रक्चर जो है पब्लिक के लिए था, यानी पब्लिक प्लेस में कहीं पे यज्ञ हो रहा है तो वो ट्राइंगल हो सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इट वॉज अबाउट द सुलभा सूत्र। अगेन while making the altar, जब अल्टर को बना रहे हैं, दे कीप इन माइंड कि इन्हें यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए एक और यंत्र था जिसको बोला जाता था श्री यंत्र। क्या बोला जाता था? श्री यंत्र। अब श्री यंत्र कैसा था? आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, समथिंग लाइक ये 9 ट्राइंगल का स्ट्रक्चर था। 9 ट्राइंगल, समथिंग लाइक 1, मैं एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए बस। और इस तरीके से जो है, इस तरीके से आपने घर में स्ट्रक्चर देखा होगा। ये जो है श्री यंत्र। अब ये श्री यंत्र जो है, कई सारे ट्राइंगल इसके अंदर मर्ज रहते थे। जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 5 6, ये सारे ट्राइंगल है। तो इसी तरीके से 9 ट्राइंगल का अरेंजमेंट, 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल का इस तरीके से अरेंजमेंट बनाते थे कि इसके अंदर 43 ट्राइंगल्स बनते थे। सब ट्राइंगल आप कह लो, अगर ऐसे काउंट करें, देखो 2 मेजर ट्राइंगल है, 2 में हम लोगों ने कितने काउंट कर लिए? 1 2 3 4 5 6 और फिर ये 7 ये 8 और भी हो सकते हैं। तो 43 सब ट्राइंगल उसमें बनते थे। अब ये रिप्रेजेंट किसको करता था? ये रिप्रेजेंट करता था पूरे यूनिवर्स को, पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता था। और सेंटर इसका क्या था? सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और भी इसके कई सारे कंसेप्ट है, जैसे जो अपवर्ड के 4 ट्राइंगल हैं वो शिवा को रिप्रेजेंट करते थे। डाउनवर्ड के 4 ट्राइंगल जो है वो
शक्ति को रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो इस तरीके से क्या था, हमें ये एविडेंस मिलता है कि देयर वाज अ मैसिव यूज ऑफ जियोमेट्री। जियोमेट्री का अच्छा खासा यूज था। अपार्ट फ्रॉम सिर्फ इतना ही नहीं था, अब अगर वर्ल्ड के लेवल पे उस टाइम के सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए तो भाई उस टाइम पे इनका ट्राइब्स हुआ करते थे मैक्सिको वाले रीजन में, बेबीलोनियन हुआ करते थे, ये सब के सब जो है क्या कर रहे थे, जियोमेट्री का यूज कर रहे थे। लेकिन जो पॉइंट ये था कि जो जियोमेट्री ये यूज कर रहे थे उसका कोई फिक्स थियरी नहीं दिए थे। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ दे वांट टू क्रिएट अ सर्कल या फिर ट्राइंगल, कुछ भी, है ना। अभी हम लोग यूक्लिड के बारे में ही बात करेंगे, पहले इसको आप समझो अच्छे से। जब बात करते हैं किसी भी सर्कल के बारे में, ट्राइंगल के बारे में, या कोई भी एक स्ट्रक्चर, इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि सर्कल में एक सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर उनका पूरे स्ट्रक्चर का केंद्र होता था। जो भी, जैसे मान लो सिर्फ वही बना रहे हैं, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग यज्ञ कुंड ही बना रहे हैं तो मान लो ये सर्कल है, ठीक है। तो इनको अच्छे से पता है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर में यहां पे सेंटर है, ठीक। बट प्रॉब्लम ये था कि इनके पास जो मेथड था बनाने का, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब है प्रैक्टिकल का, इनके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को ले जाके रखे, उससे कंपेयर किए, दैट्स इट। दैट इज द रीजन मैंने पहले ही बोला, मैथमेटिक्स जो है बेस्ड ऑन कंपैरिजन। अब यही कंपैरिजन तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आप समझो, मैं इस डिस्टेंस को 1 मीटर बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। इसी तरीके से आप अपने कॉपी में एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के एक लाइन ऐसे 1 मीटर बोल सकते हो। ये कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है कि पर्सन के ऊपर, और यही रीजन था। आप अगर हिस्ट्री में पता करोगे तो जैसे अकबर थे, अकबर ने लैंड मेजर करने के लिए अपने लिए एक अलग लेंथ बनवाया था। ऐसे ही टीपू सुल्तान, उन्होंने अपना अलग बनवाया था। ऐसे ही जो सिकंदर लोदी, उन्होंने अपना अलग बनवाया था। शेरशाह सूरी, उन्होंने अपना अलग बनवाया था। ऐसे कई सारे हिस्ट्री में, अशोक को देखोगे, वो अपना लैंड मेजरमेंट का तरीका अलग था सबका। तो आप सोच के देखो, अगर मेरे पास एक मेथड है सर्कल को बनाने का, किसी और के पास कोई और मेथड है, क्या ये दोनों आपस में एग्जैक्ट हो सकते हैं? किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रिलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड है? प्रैक्टिकल। सो व्हाट कम्स अंडर थियरी? अब ये थियरी कैसे हुआ? ग्रीक के एक बड़े ही फेमस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स, ठीक है। थेल्स जो है लगभग 600 BCE। अगेन ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कितने साल पहले थे, क्या थे। इनके बात जो ऑब्जर्वेशन था उस पे आप ध्यान दो। ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या दिया? ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि सर्कल के अंदर एक सेंटर है, सब जानते हो? बोले हाँ हाँ सबको पता है, दैट्स ओके। कैसे ये थियरी में कन्वर्ट कर रहे हैं? और थियरी का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कोई थियरी के बारे में, जब हम बात करते हैं हम लोग, थियरी का मतलब यूनिवर्सल अप्लाई। तो फिर वो कहीं पे भी अप्लाई करो, अप्लाई होगा। प्रैक्टिकल और थियरी में ये, दैट इज द रीजन थियरीज आर द ओरिजिन फॉर इनोवेशन, या कह सकते हो थियरीज आर द फंडामेंटल ऑफ इनोवेशन। दैट इज द रीजन इन सब चीजों पे फोकस, और ये तभी आप फोकस कर पाओगे जब आप डीप लेवल ऑफ थिंकिंग आप ऑब्जर्व करोगे। ऐसा नहीं कि कोई और नहीं देख रहा है, सभी देख रहे हैं सर्कल को, बट इन्होंने 600, अब जो हम लोग कहानियां डिस्कस कर रहे हैं ये लगभग 2000-3000 साल पुरानी बातें हैं, बट 600 साल पहले किसी ग्रीक मैथमेटिशियन ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, कैसे थियरी में कन्वर्ट किया। उसने कहा कि चलो ठीक है, सर्कल के अंदर एक सेंटर है, सबने बोला यस। बोले सर्कल के बाहर सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं कहूं कि सर्कल जो है
कई सारे पॉइंट से मिलके बना हुआ है। ये सबने बोला हाँ ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि एक काम करो, तुम पॉइंट्स से सेंटर की तरफ जाओ, किसी एक पॉइंट को पिक करो, सेंटर की तरफ जाओ। वो ठीक है, उस डिस्टेंस को मेजर करो, मींस डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन circumference to center is equal। किसी भी पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। पहला चीज, सबने बोला यार बात तो सही है, बात तो सही है कि अगर मैं किसी भी सर्कल को उठा कर लो, अब तुम्हें इतना बड़ा सर्कल है, चाहे इतना बड़ा कर लो, चाहे इतना बड़ा कर लो, सब में ये अप्लाई हो रहा है। इसको बोल दिया रेडियस। बोले ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई एक पॉइंट से इफ एक लाइन पास थ्रू, ओके, इफ अ लाइन start from a point on circle, एक लाइन जो है सर्कल के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। सर्कल के मतलब ये सर्कमफ्रेंस है, ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑन सर्कमफ्रेंस ऑन सर्कल, किसी भी एक जगह से स्टार्ट हो रहा है। मान लो मैंने ये पिक कर लिया, एक लाइन यहां से स्टार्ट हो रहा है। अ लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस ऑन सर्कल एंड पासिंग थ्रू सेंटर से अगर वो पास हो रहा है, ठीक है, अगर वो यहां से गया और सेंटर से पास हुआ एंड मेट at point B on circumference के पॉइंट B पे ये जाके मिल गया, ये मेरा B पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा B पॉइंट है। तो पहला, इस लाइन को तो हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हमने कहा डायामीटर, पहला चीज। दूसरा, ये जो लाइन होगा, ये जो डाया होगा, लाइन होगा, वो सर्कल को इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, इक्वल हाफ डिवाइडेड। सो व्हाट ही डिड, आप इस बात को अच्छे से समझो, व्हाट ही डिड, ही कन्वर्ट द प्रैक्टिकल थिंग इन थियरी। दैट इज द रीजन ही वाज फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ आवर मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न पीरियड के ये फर्स्ट मैथमेटिशियन है। समझ में आया बात? क्लियर? इन्होंने क्या किया, सर्कल को डिफाइन किया। ऐसे ही आगे चल के इनके एक फेमस स्टूडेंट थे जिनका नाम था पाइथागोरस। लगभग 500 BC इन्होंने क्या कहा, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। इन्होंने क्या कहा, पाइथागोरस ने क्या कहा, थेल्स का कहानी समझ में आ गया? ठीक है। पाइथागोरस ने कहा अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगेन ये भी क्या कर रहे हैं, उसको थियराइज कर रहे हैं। थियरी बनाने का मतलब यह है कि उसको एक तरीके से एक यूनिवर्सल रूप दे देना। सो व्हाट डिड पाइथागोरस? अगेन 500 BC, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये भी ग्रीस के ही थे, इंपॉर्टेंट ये भी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये इन्होंने कहा क्या, देखो ये सारी बातें ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन,
यहां पे इतना इंपॉर्टेंट है, इसका जो थियरी है, जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और उसका जो हाइपोटेनस होगा, जो उसका बेस होगा, इनमें एक रिलेशन है। इसको क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। इनका कहना ये है, अगर मान लो मैं इसको हाइपोटेनस को मान लो h मान लू, इसको b मान लू, p मान लू इसको, इनका कहना ये कि जो हाइपोटेनस उसका स्क्वायर जो होगा वो होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू लेंथ, दैट इज बेस एंड परपेंडिकुलर। अब इसको आप पर्पस समझो। अब ये हर एक हाइपोटेनस, हर एक परपेंडिकुलर, हर एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होगा। जैसे पहले के टाइम में किसी को एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना था, व्हाट दे डिड, एक 12 यूनिट का वो लेके घूमते थे, 12 यूनिट का रोप। अब उसको कैसे डिवाइड करते थे? एक 3 में, एक 4 में, एक 3 में, एक 4 में और एक 5 में। इसके हेल्प से क्या करते थे? ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना। व्हाट दे डिड, क्या करेंगे इसको? समझ में आ रहा है बात? इसके हेल्प से। अब लेकिन जब ये कंसेप्ट डेवलप हो गया तो आप किसी मेजर से बना सकते हो, किसी भी तरीके से। वो जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर फिक्स यूनिट हो, कोई भी यूनिट फिक्स कर लो। अगला स्टेप जो था वो थे यूक्लिड। यूक्लिड बेसिकली इजिप्ट में एक जगह है, इजिप्ट में एक जगह है, नाम है उसका एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंड्रिया। इन्होंने किया क्या? यूक्लिड ने उस टाइम पे जितने भी जियोमेट्री से रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल कंसेप्ट थे, जियोमेट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल यूज थे, जितने भी सराउंडिंग में जितने भी कल्चर यूज, इन सबको क्या किए? कलेक्ट किए, इन सबको कलेक्ट किए और उसको कोशिश किए कि थियरीज में कन्वर्ट करने का सबको। यूक्लिड आप समझ रहे हो ना? अगेन थियरीज में कन्वर्ट करने का मतलब ही है कि उसको एक यूनिवर्सल रूप देना ताकि उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। थियरीज में कन्वर्ट कर इन्होंने फिर एक जो है बुक लिखा, बुक कह सकते हो, एलिमेंट नाम था उसका। ये एलिमेंट जो पूरा का पूरा कंबाइंड, ये 13 चैप्टर में डिवाइड था। 13 चैप्टर्स कह लो या बुक कह लो, 13 चैप्टर्स के बारे में डिवाइड था। तो हमें देखना क्या है? हमें आज के जो क्लास में हम ऑब्जर्व करें वो हम यूक्लिड्स के उस अप्रोच को समझेंगे जिसके थ्रू वो चीजों को थियरीज में कन्वर्ट कर रहे थे, प्रैक्टिकल यूजेस को क्या कर रहे थे? थियरीज में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो यूक्लिड ने किया क्या? यूक्लिड जो कि इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया सिटी में रहते थे लगभग 300 BCE, यानी कि आज से लगभग 2300 ईयर्स एगो, इन्होंने जो जियोमेट्री का एक पहले मेथड था उसको क्या किया? थियरी में कन्वर्ट किया ना। थियरी कन्वर्ट करने का मतलब यही हो गया कि इसका एक तरीके से वाइड एप्लीकेशन या कह सकते हो यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो जाना। अब ये कैसे किए? जैसे अभी तक प्रैक्टिकल, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास इस साइज का एक ट्राइंगुलर शेप है जिससे आप मेजर करते हो, बट आपको अगर मेजर करना है इस साइज को तो आप मेजर कर ही नहीं पाओगे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ थियरी। थियरी में कन्वर्ट करने का मतलब ही हो गया कि उसको यूनिवर्सिफाई करना। सो इन्होंने किया क्या? जियोमेट्री को एज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ
वर्ल्ड कंसीडर किया। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ वर्ल्ड। हर बार बोलता हूं, जब भी हम लोग कोई नया टर्म देखें उसका क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल का मतलब क्या है? एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल का मतलब, जैसे मान लो वर्ल्ड है तो वर्ल्ड का एक छोटा सा मॉडल, तो एक ऐसा मॉडल विच कैन बी डिफाइंड थ्रू देयर इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इसको डिफाइन कर सके। अभी भी थोड़ा सा हैवी लग रहा है, चलो इसको और इजी बनाते हैं। सपोज करो एक कार है, ठीक है, कार को आप वर्ल्ड भी कंसीडर कर लेना, कार है, ठीक है। वर्ल्ड का मतलब इन इट्स सराउंडिंग, जो कुछ भी सराउंडिंग में है उसी से तो रेफरेंस लेंगे ना। तो सपोज एक कार है, तो मैं कार को डिफाइन कैसे करूं? इट्स अ व्हीकल जिसके पास 4 व्हील्स है और जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करे। अब आप सोच के बताओ, इज इट सफिशिएंट टू डिफाइन अ कार? आंसर इज यस। भाई एक ऐसा है जिसके पास 4 व्हील है, ट्रांसपोर्ट इधर से उधर ले जाने में मदद करता है और वो व्हीकल है, दैट इज कार। अब कार तो अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं ना, मल्टीपल वैरायटी के हो सकते हैं। इसी तर्ज पे ये क्या है, इस कार का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सफिशिएंट है इस कार को डिफाइन करने के लिए। अब कार का स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकता है ना, बहुत ही वैरायटी हो सकता है। ऐसे इन्होंने वर्ल्ड सराउंडिंग को, वर्ल्ड में क्या कंसीडर किया? वर्ल्ड में 2 चीजें हैं, एक है स्पेस, खाली जगह, और एक कुछ भरा हुआ सा है जो है सॉलिड, ठीक है। एक है स्पेस, एक है सॉलिड। सॉलिड की अगर बात करें, सॉलिड पे अगर फोकस करें, स्पेस तो छोड़ दो, सॉलिड जो है कुछ स्पेस कवर कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई, पहला चीज, इसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, उसका एक सर्टेन शेप है, ठीक है, उसका एक सर्टेन कुछ साइज है, वो किसी एक पोजीशन पे प्लेस्ड है, एंड सो ऑन। ऐसे कई सारी बातों से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, ऐसे कई सारी बातों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मैं जनरलाइज करूं इसको थोड़ा सा, तो हर एक कोई भी आप सॉलिड पिक करो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक क्यूब लेते हैं, क्यूब और क्यूबाइड, ठीक है। क्यूब में सारे उसके लेंथ जो एजेस होते हैं वो सेम होते हैं साइज में, तो ये एक तरीके का क्यूबॉइड है। अगेन अभी क्यूब फोकस में नहीं है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इस पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सॉलिड को डिफाइन करूं, तो मैं कहूंगा कि हर एक सॉलिड जो है, सॉलिड का एक सरफेस है, या सॉलिड का जो एंड पॉइंट है वो क्या है? सरफेस। तो ये सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी है। अब ये जरूरी नहीं कि ना सॉलिड ऐसा ही हो, सॉलिड तो कुछ भी हो सकता है। मान लो ये है स्ट्रक्चर कुछ 3D डायमेंशनल में, तो इसका भी तो कुछ सरफेस कहीं पे तो एंड हो रहा है। तो हर एक सॉलिड का एक सरफेस है, हर एक सरफेस का एक एज पॉइंट है, एज बाउंड्री है, मतलब हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक शेप का अपना खुद का एक बाउंड्री है, उसका एज है। जैसे ये
हर एक सरफेस का एच है। या अगर मैं सरफेस को सेपरेट करना चाहूं, मैं कह सकता हूं सरफेस ऑफ सॉलिड कैन बी सेपरेटेड। ऐसे मल्टीपल, ये जो मान लो सरफेस है, ऐसे कई सारे मल्टीपल सरफेस लगे हुए हैं सॉलिड बनाने में, ऐसे एज्यूम कर सकता हूं। एक एच है जो कह सकते हो आप, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, यानी फोकस मेरा सरफेस, अब मैं क्या कर रहा हूं, सॉलिड से सरफेस पे आ गया, ये मेरा सरफेस है। तो जब मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो सरफेस कहां पे एंड हो रहा है, एच पे, या तो यहां पे, या तो यहां पे, यहां पे, कहीं पे भी। तो सरफेस कहां पे एंड हो रहा है, सरफेस एंड एट द एज, एच पे एंड हो रहा है, एच पे एंड हो रहा है ना। एज की अगर बात करूं तो एज एक ऐसा चीज है जिसके पास, सरफेस के बारे में और भी कुछ लिख सकते हो, जैसे सरफेस के पास जो है किसी भी तरीके का थिकनेस नहीं है, लेंथ है, विड्थ है, बट नो थिकनेस। सॉलिड के पास क्या है, लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस भी है। सरफेस के पास थिकनेस नहीं है। इसी तरीके से लाइन के पास ओनली, लाइन के पास एक लाइन एच, दैट इज, एच क्या हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्वी भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, या कुछ भी। इस लाइन के पास, लाइन के पास हैव नो थिकनेस, नो विड्थ, किसी भी तरीके का ना तो उसके पास विड्थ है ना थिकनेस है, बस एक लेंथ है। अब इसको आपको लेंथ समझना है, विड्थ समझना है, कुछ भी, एक ही डायमेंशन है। और लाइन कहां पे एंड हो रहा है, एज कहां पे एंड हो रहा है, स्ट्रेट लाइन कहां पे एंड हो रहा है, इट एंड एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। ठीक है, ये जो है किसी एक पॉइंट पे जाके एंड हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं सॉलिड को, किसी भी सॉलिड शेप को उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाऊं, तो मैं कहूंगा उसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, फिर एक सरफेस से बना हुआ है, कई सारे मल्टीपल सरफेस, वो सरफेस जो है लाइन से बने हुए हैं, वो लाइन बने हुए हैं पॉइंट से, है ना। यानी जैसे कार में मैंने ये 2-3 पॉइंट दिए ना जो कार को डिफाइन, ऐसे ही ये सॉलिड को डिफाइन कर रहा है, जो सराउंडिंग में अवेलेबल है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सॉलिड कितने डायमेंशन को शो कर रहा है, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, तो मैं कहूंगा कि ये 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 डायमेंशन, नो डायमेंशन। क्लियर है यहां तक बात? आई होप आपको यहां तक, देखो ये आप अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो कैसे सोचे। तो जब बात आया ज्योमेट्री का थियरी बिल्ड करने के लिए, ठीक है, थियरी का मतलब ये कि एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी डिफाइन करना, उसका एक सर्टेन एग्जिस्टेंस होना चाहिए, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि आप उसको इजी वे से समझें। तो अगर मैं सरफेस सॉलिड को डिफाइन करूं या पॉइंट को डिफाइन करूं, ठीक है, पॉइंट एक ऐसा पार्ट है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ आई वांट टू डिफाइन पॉइंट, it helps to give position, it is a part of a structure, part of any structure, has no dimension,
समझ में आया बात? मैं पॉइंट को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं ना, इट हेल्प्स टू गिव द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने में मदद करता है, सही है। ये एक तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है, ये भी सही है। इट हैज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये भी सही है। बट कहानी कहां पे डिस्टर्ब होता है? कहानी ये कि तुम पोजीशन को भी तो डिफाइन करो, पार्ट को भी डिफाइन करो, डायमेंशन को भी डिफाइन करो, इसका भी तो एक क्लियर कट विजुअलाइजेशन डिफिनीशन होना चाहिए ना, लॉजिकल डिफिनीशन। क्योंकि जब आप थियरी क्रिएट कर रहे हो तो थियरी क्रिएट करने के लिए आपको एक क्लियर कट डिफिनीशन, यानी कि वो बातें होनी चाहिए जो जस्टिफाई करे। फाइव जैसे पोजीशन है तो पॉइंट्स तो कुछ भी हो सकता है ना, इसके अंदर यहां पे पॉइंट है, ये कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए थियरी डिस्टर्ब हो जाए। दैट इज द रीजन ये यूक्लिड के लिए बड़ा ही मेजर प्रॉब्लम था कि इसको मैं कैसे फिर बिल्ड करूं। तो जियोमेट्री को बिल्ड करने के लिए इन्होंने दो एजम्पशन क्रिएट किए, उनमें से दो इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया? एज्यूम किया। आप समझ गए छोटी छोटी बातों को। अब अगर छोटी छोटी बातों को डिफाइन करने लगेंगे तो जैसे लेंथ को डिफाइन किया, सरफेस एरिया को डिफाइन करो, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो इस चीज को एंड करने के लिए उन्होंने कुछ बातों को अनडिफाइंड ही रखा, कुछ बातें ऐसी जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कुछ बातें ऐसी जिसको डिफाइन ना किया जा सके, अनडिफाइंड। तो वो जो अनडिफाइंड थे वो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बस मान लेना पड़ेगा, एजम्पशन। द अनडिफाइंड। तो यूक्लिड को क्या करना पड़ा? यूक्लिड को कई सारी चीजों को अनडिफाइंड रखना पड़ा। अब इन अनडिफाइंड जो टर्म्स थे उनको इन्होंने क्या कंसीडर किया? एजम्पशन। एजम्पशन की तरह कंसीडर किया। अब एजम्पशन दो तरीके के थे। एक एजम्पशन था पर्टिकुलर सिचुएशनल बेस्ड मींस ऐसे एजम्पशन जो सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री में ही काम आएंगे अभी के लिए, कहीं और पे इसको अप्लाई करने की कोशिश मत करो। एक ऐसे एजम्पशन, और कुछ ऐसे एजम्पशन होंगे जो यूनिवर्सल होंगे। क्या होंगे? यूनिवर्सल एजम्पशन जो अप्लाई एवरीवेयर, हर एक समय पे, एवरी टाइम अप्लाई करेगा, ये जस्टिफाई हर एक समय पे करेगा। तो जो सिचुएशनल बेस्ड था स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे जो जियोमेट्री में ये एजम्पशन बस कंसीडर कर, उसको बोला गया पोस्टुलेट। और आप आगे चल के जब देखोगे साइंस में बहुत सारे थियरीज बिल्ट किए गए ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट। का मतलब जैसे मान लो मैं कोई चीज मेजर कर रहा हूं, सपोज जैसे मान लो हम दो लोग अपने हाइट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हाइट को मेजर कर रहे हैं और मैं हूं फर्स्ट फ्लोर पे और आप हो ये ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। हमारे पास एक मीटर है, तो अगर मैं इस रेफरेंस से, आप इस बात को अच्छे से समझो, अगर मैं इस रेफरेंस से मेजर करूंगा, यहां से यहां मेजर करूं, फिर तो मेरा हाइट पता नहीं कितना हो जाएगा, फिर तो आप बहुत छोटे हो। तो हमने एक बेसिक रेफरेंस कंसीडर किया कि ये जो मीटर है ना, सिर्फ और सिर्फ हमारे हाइट को, हम किसी और रेफरेंस को, किसी और गैप को हम मेजर नहीं करेंगे, सिर्फ जहां से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर शुरू होता है वहीं से मेजर करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? तो ऐसे ही सिचुएशनल बेस्ड जो है, जहां पे हमने इसको फिक्स कर दिया कि ये ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो वो हमारे लिए पोस्टुलेट हो गया, ठीक है। जैसे मान लो यही हाइट, सपोज करो आपको एक बल्ब लगाना है, एक बल्ब लगाना है। अब आप हाइट तो मेजर करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो आपके हाइट फिर साथ में एक और जो है एक स्टूल वगैरह रख लो, तो वहां पे काम आएगा। तो आपने क्या किया, अब रेफरेंस जो है अपने स्टूल को भी कंसीडर कर लिया कि यार देखो ये जो सीलिंग है
वो लगभग मान लो 8 फीट पे है, मेरा हाइट 5 फीट का है, 3 फीट और लगाओ, तो वहां पे रेफरेंस चेंज हो गया ना। दैट इज द रीजन पोस्टुलेट हम लोग सिचुएशनल बेस्ड जो है क्या करते हैं, कुछ बातों को सही ट्रुथ मान लेते हैं, ट्रुथ मान लेते हैं, एक ऐसा ट्रुथ विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ। तो ये फिर प्रूफ कैसे, ये हमारी इंट्यूशन में इनबिल्ट है, यानी कि हमारे फीलिंग में पूरी तरीके से अच्छे से इन्फ्यूज है कि हाँ अगर मैं ऐसे कर रहा हूं ये सही होगा, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोला जाता है, जो है वो एक्सियोम, क्या है, एक्सियोम, इसको बोला जाता है एक्सियोम, सिद्धांत। जैसे अगर मान लो कोई बंदा ए है, उसका हाइट बी के बराबर है, और बी का जो हाइट है वो सी के बराबर है, तो ए और सी आपस में बराबर होंगे। दैट्स व्हाट द यूनिवर्सैलिटी इज। बात समझ में आया? तो हम लोग एक्सियोम और पोस्टुलेट के कंसेप्ट को और आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा हैवी हो रहा है, 9th के बेसिस बेशक ये 9th के लेवल का है, लेकिन समझने वाली जरूरत ये है कि हमें हमारे थिंकिंग को थोड़ा सा डायरेक्शन देना है, वो रिसर्च और इनोवेशन वाला, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की बातों को कल डिस्कस करते हैं, और कल ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, ठीक। थैंक यू।